अस्सलाम वालेकुम। मेरे इस YouTube चैनल पर खुश आमदीद। मैंने अपने इस YouTube चैनल के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बना रखे हैं जिसमें इमूवेबल प्रॉपर्टीज़ के हवाले से काफ़ी सारे मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। ख़ुसूसन सेक्शन 7E के हवाले से मेरे 5 लेक्चर्स मौजूद हैं। बहुत से दोस्तों की रिक्वेस्ट थी कि आप सेक्शन 7E कैपिटल एसेट्स को इनकम टैक्स रिटर्न में प्रैक्टिकल करके समझाएं। लिहाजा आज का मेरा वीडियो इसी से मुतल्लिक है। आप एक चीज़ माइंड में रखें कि आपके पर्सनल एसेट्स में जितनी भी प्रॉपर्टीज़ डिक्लेयर होती हैं उन सारी की सारी को कैपिटल एसेट्स सेक्शन 7E में इंटर किया जाता है, 7E का पार्ट बनाया जाता है। आज मैंने जो एग्जांपल तैयार की है, ये एक टैक्स पेयर हैं शाहजेब मोहसिन, इनकी 9 प्रॉपर्टीज़ हैं। इनके थोड़े से मैं आपको प्रॉपर्टीज़ के हवाले से और एक्सक्लूजन रीजंस के हवाले से ब्रीफिंग देता हूँ। देन फिर जो मैंने एंट्रीज़ की हैं 7E में वो भी दिखा देता हूँ। अच्छा, सबसे पहले इनकी जो प्रॉपर्टी है 2 कनाल डबल स्टोरी, ये इन्होंने एक्सक्लूजन रीज़न लिया 1 कैपिटल एसेट और इससे ये एक्सक्लूड हो गई। इसकी कॉस्ट वैल्यू थी 4 करोड़ 38 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू थी 2 करोड़ 30 लाख। अब चूंकि कॉस्ट वैल्यू ज़्यादा हो गई है, फेयर मार्केट वैल्यू कम है, लिहाजा कैपिटल एसेट सेक्शन 7E में आपने हमेशा फेयर मार्केट वैल्यू या तो कॉस्ट वैल्यू के इक्वल रिकॉर्ड करनी होती है या अगर ज़्यादा हो रही हो तो कॉस्ट वैल्यू से ज़्यादा रिकॉर्ड करनी होती है। कभी भी फेयर मार्केट वैल्यू आप कॉस्ट वैल्यू से कम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। लिहाजा इसकी 4 करोड़ 38 लाख कॉस्ट वैल्यू थी और ये ही फिर सेक्शन 7E में फेयर मार्केट वैल्यू में डिक्लेयर की। इसके बाद 5 मरले वाला इनहेरिटेड हाउस है एक इनके पास जिस पे रेंटल इनकम हो रही है। चूँकि इनहेरिटेड प्रॉपर्टी की कॉस्ट वैल्यू 0 होती है, लिहाजा उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ही कैपिटल एसेट्स में आएगी। इसी तरह से इनकी एक शॉप है 3 मरला, इस पे भी रेंटल इनकम इनको हो रही है। इसकी कॉस्ट वैल्यू 88 लाख थी और फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख थी। अब चूंकि फेयर मार्केट वैल्यू कॉस्ट वैल्यू से ज़्यादा होगी तो लिहाजा फेयर मार्केट वैल्यू ही कैपिटल एसेट 7E में 1 करोड़ 10 लाख ऐड होगी। अब एक चीज़ इधर माइंड में रखिएगा कि जितने भी आप रेंटल इनकम वाली एक्सक्लूजन रीज़न लेंगे तो वो आपने अपने इनकम टैक्स रिटर्न में उनकी रेंटल इनकम भी डिक्लेयर करनी है। अब इसके बाद इनके पास एक 70 कनाल का लैंड है जो इनहेरिटेड है, इस पे भी इनको एग्रीकल्चर इनकम हो रही है। क्योंकि कॉस्ट वैल्यू इनहेरिटेड के केस में 0 होती है और फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 1 करोड़ 90 लाख बन रही है, तो फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 90 लाख ही लेंगे। अब इसके बाद एक इन्होंने 45 कनाल की इन्होंने एग्रीकल्चर लैंड ली हुई है, इसकी कॉस्ट वैल्यू है 85 लाख और अब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू बन रही है 1 करोड़ 25 लाख। लिहाजा 7E में भी 1 करोड़ 25 लाख फेयर मार्केट वैल्यू लेंगे। अच्छा, इसके बाद कोई भी आपका ऑफिस है, क्लिनिक है, शॉप है जिस पे आप अपना कारोबार जारी रखे हुए हैं, ठीक है, उसको आप एक्सक्लूजन रीज़न ले सकते हैं बिजनेस प्रॉपर्टी वाली और कॉस्ट वैल्यू इसकी 75 लाख थी। अब इसकी फेयर मार्केट वैल्यू है 13,56,000। लिहाजा 7E में फेयर मार्केट वैल्यू में 13,56,000 ही रिकॉर्ड होगी। इसके बाद इनके पास एक प्लॉट है 8 मरले का, ठीक है, जो कि इन्होंने 2024 में ही लिया है और 2024 की चूँकि टैक्स रिटर्न ये फाइल कर रहे हैं तो एडवांस टैक्स जो इन्होंने पे किया हुआ है 236K का, तो एक्सक्लूजन रीज़न में एक ये भी रीज़न मौजूद है कि जिस प्रॉपर्टी को परचेज़ करते वक्त एडवांस टैक्स पे किया हुआ हो उसको भी आप एक्सक्लूड करा सकते हैं। चूँकि इसी साल इन्होंने ये 50 लाख की प्रॉपर्टी परचेज़ की है, लिहाजा इसकी फेयर मार्केट वैल्यू भी 50 लाख ही होगी।
अब ये सारी प्रॉपर्टीज़ एक्सक्लूड हो जाती हैं इन्हीं रीजंस के अकॉर्डिंग। अब इनकी फेयर मार्केट वैल्यू बन रही है 11,18,60,000। ठीक है, अब सारी एक्सक्लूजन रीज़न लेने के बाद आपने ये चीज़ देखनी होती है कि बाकी आपके पास कोई प्रॉपर्टी बच रही है, जिस तरह अब इनके पास प्लॉट्स बच रहे हैं जिसके ऊपर कंस्ट्रक्शन नहीं हुई हुई। ठीक है, अब ये जो 2 प्लॉट्स हैं इनकी कोई एक्सक्लूजन रीज़न नहीं बचती। ठीक है, लेकिन अब देखा ये जाएगा कि ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा के हैं, ये 2.5 करोड़ से कम के हैं। अगर ये 2.5 करोड़ से ज़्यादा के हैं तो फिर तो इनको 7E में इंटर करना है और नॉट एग्जेम्प्टेड वाली ऑप्शन सेलेक्ट करनी है। अगर ये 2.5 करोड़ से कम वाले होते तो फिर सेक्शन 7E में ही एक एक्सक्लूजन रीज़न मौजूद है कि आपने ऊपर जितनी एक्सक्लूजन रीज़न सेलेक्ट कर ली है बाकी की प्रॉपर्टीज़ को आप क्लब करके टोटल करो। अगर 2.5 करोड़ से कम बन रही है तो उन सारी प्रॉपर्टीज़ को भी आप उसी एनी अदर रीज़न में मेंशन करके एक्सक्लूड करवा सकते हो। लेकिन अगर वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की बन रही है, जिस तरह से ये इनकी 3 करोड़ 10 लाख बन रही है, तो ये एक्सक्लूड नहीं होंगे 2 प्लॉट, इनके ऊपर टैक्स चार्ज होगा 7E वाला। ठीक है, चले आए अभी कैपिटल एसेट्स सेक्शन 7E में जो मैंने एंट्रीज की हुई हैं वो आपको 1 बाय 1 दिखाता हूँ ताकि आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो सके। सबसे पहले इनकी प्रॉपर्टी थी जी 2 कनाल वाली, और इसकी एक्सक्लूजन रीज़न आपको दिखा देते हैं। ये देखें, सबसे पहले कनाल ऐड किया, टोटल एरिया 2 कनाल, हाउस 2 कनाल, डबल स्टोरी। अच्छा, एक माइंड में रखिएगा चीज़ कि जितनी प्रॉपर्टी आपकी एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, जिनकी एक्सक्लूजन रीजंस मौजूद है, उनके एंड पे इन ब्रैकेट एग्जेम्प्टेड ज़रूर लिखना है। ठीक है, और जो नॉट एग्जेम्प्टेड है उनका एग्जेम्प्टेड नहीं लिखना। इसकी वजह यह है, ये एग्जेम्प्टेड इसलिए लिखा जाता है जब आप तहसीलदार, पटवारी या रजिस्ट्रार के पास जाते हैं तो जो ऑटो जनरेटेड कैपिटल एसेट 7E का सर्टिफिकेट होता है उस पर अगर एग्जेम्प्टेड ना लिखा हो तो वो टैक्स पेयर को कहते हैं कि आप FBR से स्टैम्प करवा के लाएं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये एग्जेम्प्टेड भी है या कि आपने फेक बनाया है। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं होती। अब ये जो एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ जिसके एंड पे इन ब्रैकेट एग्जेम्प्टेड लिखा हुआ है, इसको वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो ये भी अजीब सी उनकी मंतक है। खैर, अब जिस तरह मामलात चल सकते हैं उसी तरह से आपने भी इन चीज़ों को लेके चलना है। लेकिन अगर नॉट एग्जेम्प्टेड है तो इधर आपने एंट्री इन ब्रैकेट नॉट एग्जेम्प्टेड नहीं करना। खैर, ये एग्जेम्प्टेड थी, इसकी एक्सक्लूजन रीज़न हमने ली है 1 कैपिटल एसेट सेल्फ ओन्ड बाय द टैक्स पेयर। इसको अपडेट करके हमने इसी तरह से ये कॉस्ट वैल्यू 4 करोड़ 38 लाख, चूँकि फेयर मार्केट वैल्यू इसकी कम थी, 2 करोड़ 30 लाख थी, तो इसकी हमने कॉस्ट वैल्यू भी 4 करोड़ 38 लाख ही इंटर की। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी जो थी वो इनहेरिटेड थी 5 मरला, जिस पे रेंटल इनकम हो रही है। अब ये कौन सी हमने एक्सक्लूजन रीज़न सेलेक्ट की है ये आपको दिखा देता हूँ। बाकी उसी तरह से एंट्रीज की हुई है, यस एग्जेम्प्टेड। अब इसमें एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स अंडर द ऑर्डिनेंस, अब इसको अपडेट करते हैं और इसमें आपके चूंकि ये इनहेरिटेड थी, कॉस्ट वैल्यू कोई नहीं थी, फेयर मार्केट वैल्यू 70 लाख थी, उसी तरह से ऐड कर दी। इसके बाद आपकी ये 3 मरला शॉप भी बिल्कुल इसी तरह से ऐड हुई हुई है। अच्छा, 3 मरला शॉप जो है, अब उसका आपको बता देता हूँ, चूँकि वो कमर्शियल प्रॉपर्टी है तो 3 मरला शॉप को उसी तरह से एंड पे इन ब्रैकेट किया और यस एग्जेम्प्टेड करके एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। ठीक है, ये एक्सक्लूजन रीज़न सेलेक्ट की और इसमें कॉस्ट वैल्यू 88 लाख थी और फेयर मार्केट वैल्यू 1 करोड़ 10 लाख थी, वो इंटर कर दी। इसके बाद 70 लाख वाला इनहेरिटेड लैंड है,
इसको आपने एग्रीकल्चर लैंड वाले में डिक्लेयर करना है। ये 70 कनाल चूँकि इनहेरिटेड था, उसमें कॉस्ट वैल्यू 0 होती है और फेयर मार्केट वैल्यू 1,90,00,000 ऐड कर दी। और एक्सक्लूजन रीज़न बाकी उसी तरह से एंट्रीज की हुई हैं। एक्सक्लूजन रीज़न में यस एग्जेम्प्टेड करके सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज़ कैरिड आउट, ये वाली सिलेक्ट की है। अपडेट करके इसकी चूँकि कॉस्ट वैल्यू कोई नहीं थी, फेयर मार्केट वैल्यू 1,90,00,000 सेलेक्ट कर ली। और इसी तरह से दूसरी जो एग्रीकल्चर लैंड थी जो ख़ुद परचेज की, फेयर मार्केट वैल्यू इसकी 1,25,00,000 है और कॉस्ट वैल्यू 85,00,000 थी, ये दोनों ऐड कर दी। और एक्सक्लूजन रीज़न में उसी तरह से सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज़ कैरिड आउट, ठीक है। और एंड पे एग्जेम्प्टेड लाजमी करना है, जितनी भी प्रॉपर्टीज़ आपकी एक्सक्लूड होती जाएंगी। अच्छा, इसके बाद आपकी प्रॉपर्टी थी ऑफिस 5 मरला, ठीक है। अब ये भी चूँकि ऑफिस या बिज़नेस जिधर कर रहे होते हैं कमर्शियल प्रॉपर्टी होती है। ऑफिस सेल्फ बिज़नेस 5 मरला, कॉस्ट वैल्यू 75,00,000 थी, फेयर मार्केट वैल्यू 1,35,60,000 है। और इसकी एक्सक्लूजन रीज़न इसी तरह से बाकी एंट्रीज की हुई हैं, एंड पे इन ब्रैकेट एग्जेम्प्टेड भी लिखा हुआ है। और एक्सक्लूजन रीज़न में हमने लिखा है सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज़ कैरिड आउट, ठीक है। और अपडेट करने के बाद इसमें हमने कॉस्ट वैल्यू 75,00,000 और फेयर मार्केट वैल्यू 1,35,60,000 इंटर कर दी। अच्छा, ये सारी प्रॉपर्टीज़ इंटर करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि अब ये जो दो प्रॉपर्टीज़ हैं इनकी एक्सक्लूजन रीज़न आपके पास इसलिए नहीं बचती कि ये दो जो हैं ये 2.5 करोड़ क्रॉस कर रही हैं, ठीक है। अब इनको आपने नॉट एग्जेम्प्टेड वाले में करना है। 10 मरले वाली प्रॉपर्टी आपको पहले दिखाता हूँ। ये 10 मरले वाली प्रॉपर्टी है और इसको आपने देखना है, ये उसी तरह से है, ठीक है। अब देखें ये एग्जेम्प्टेड नहीं था, इसके एंड पे इन ब्रैकेट एग्जेम्प्टेड नहीं लिखा, ठीक है। और इधर से भी एक्सक्लूजन रीज़न मैंने नहीं सिलेक्ट की और नॉट एग्जेम्प्टेड किया है, अपडेट कर दिया है। और इसी तरह से दूसरी जो प्रॉपर्टी जो एग्जेम्प्ट नहीं है 13.5 मरले, उसके साथ भी यही हमने किया है कि कॉस्ट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू इंटर कर दी और इसका भी एंड पे इन ब्रैकेट एग्जेम्प्टेड इसीलिए नहीं लिखा क्योंकि ये एग्जेम्प्टेड नहीं है। और इधर भी यस नहीं किया, नो किया, नॉट एग्जेम्प्टेड, अपडेट करके और कॉस्ट वैल्यू और फेयर मार्केट वैल्यू। अब एक चीज़ इसमें बताता चलूँ, ये 10 मरले वाली जो प्रॉपर्टी थी इसकी कॉस्ट वैल्यू थी 1,10,00,000 और इसकी फेयर मार्केट वैल्यू यानी कि डीसी रेट बन रहा है 80 लाख रुपए। लिहाजा इसकी जो रिकॉर्ड करनी है आपने कॉस्ट वैल्यू के इक्वल ही फेयर मार्केट वैल्यू रिकॉर्ड करनी है। अब इसमें चूँकि कॉस्ट वैल्यू 1,55 थी और फेयर मार्केट वैल्यू 2 करोड़ बन रही है, तो फेयर मार्केट वैल्यू ही 2 करोड़ फिर आपने इंटर करनी है। अच्छा, अब ऊपर की जितनी प्रॉपर्टीज़ थी वो तो एक्सक्लूड हो चुकी, ये नीचे वाली जो दो प्रॉपर्टीज़ थी ना इनको नॉट एग्जेम्प्टेड हमने किया तो उसने खुद ही इसमें से अलग कर दी। ये देखें 3,10,00,000 और ये इनकी भी दोनों की वैल्यू 3,10,00,000। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपको बताता चलूँ, ये लिखा है टोटल वैल्यू ऑफ कैपिटल एसेट्स टैक्सेबल अंडर सेक्शन 7E, यानी कि 7E के अकॉर्डिंग कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनकी फेयर मार्केट वैल्यू पे टैक्स बनता है। कॉस्ट वैल्यू उनकी इतनी बनती है, फेयर मार्केट वैल्यू 3,10,00,000 बनती है। अब इसने डीम्ड इनकम निकाली है, यानी इस फेयर मार्केट वैल्यू का 20% इसने निकाला है। 20% हो गया 15,50,000। अब इस 20% की डीम्ड इनकम का आपने 5% निकालना है, तो वो आपका सेक्शन 7E का टैक्स बन जाएगा जो कि 3,10,000 होगा। और अगर सीधा सीधा आप कैलकुलेट करते हैं 7E का, तो वो कैपिटल एसेट 7E की फेयर मार्केट वैल्यू का 1% निकालेंगे, 3,10,000 रुपये बन जाएगा। अब कंप्यूटेशन टैब में आएंगे, आपको मैं दिखा देता हूँ। ये देखें
टैक्स ऑन डीम्ड इनकम अंडर सेक्शन 7E एट द रेट 20%। ठीक है, अब 20% इसका पहले निकाला है उसने 3,10,00,000 का। वो 20% किधर लिखा हुआ है? वो कैपिटल एसेट्स में ही लिखा हुआ है डीम्ड इनकम 15,50,000। ठीक है, 15,50,000 का 5% बनता है 3,10,000, या फेयर मार्केट वैल्यू टोटल अमाउंट का 1% बनता है 3,10,000। तो ये मैंने आपको इस तरह से एंट्रीज करना सिखा दी है। ये वो केस था जिसमें आपका सारी एक्सक्लूजन रीजंस लेके एंड पे आपके पास कोई एक्सक्लूजन रीज़न नहीं बची, और जो प्रॉपर्टीज़ बच गई थी उनकी भी फेयर मार्केट वैल्यू क्लब की गई, वो आपकी 2.5 करोड़ से ज़्यादा बनती थी। ठीक है, लिहाजा उसको नॉट एग्जेम्प्टेड करके उसके ऊपर जो टैक्स चार्ज हुआ, ठीक है, अब उसकी लायबिलिटी आपने या तो एडवांस एडजस्टेबल टैक्सेस से करनी है या कि उसको पे करना है। अब इन एक्सक्लूजन रीजंस को थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूँ। हम सबसे पहले 2 कनाल वाला जो घर है, इसको हमने 1 कैपिटल एसेट ओन बाय रेजिडेंट पर्सन, ये एक्सक्लूजन रीजन सेलेक्ट किया है। इसके बाद 2 प्रॉपर्टीज चूंकि रेंटल इनकम्स थी, एनी प्रॉपर्टी फ्रॉम विच इनकम is chargeable to tax under the ordinance and tax leviable is paid thereon। तो यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग आप डिक्लेयर कर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न में, तो वो भी आप एक्सक्लूड करा सकते हैं। अच्छा, इसके बाद 2 जो एग्रीकल्चर लैंड वाली एक्सक्लूजन रीज़न हमने सेलेक्ट करके एक्सक्लूड कराई हैं, उसका भी आप माइंड में रखें कि एग्रीकल्चर इनकम आपने लाजमी डिक्लेयर करनी है। ठीक है, उसकी ये रीज़न है सेक्शन 7E में, सेल्फ ओन्ड एग्रीकल्चर लैंड वेयर एग्रीकल्चर एक्टिविटी इज कैरिड आउट बाय द पर्सन एक्सक्लूडिंग फार्म हाउस एंड लैंड नेक्स्ट देयर टू। ठीक है, तो ये सिलेक्ट करके आप एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सक्लूड करा सकते हैं। इसके बाद आपका कोई ऑफिस है, क्लिनिक है, शॉप है, जो कि पर्सनल बिजनेस के लिए आपने परचेज की हुई है, तो उसके लिए ये रीज़न है। अब इस रीज़न को थोड़ा गौर से पढ़िएगा। सेल्फ ओन्ड बिजनेस प्रेमिसेस फ्रॉम वेयर द बिजनेस इज कैरिड आउट बाय द पर्सन अपीयरिंग ऑन द एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट एट द टाइम ड्यूरिंग द ईयर। यानी इसके मुताबिक कोई भी आपका ऑफिस है, क्लिनिक है, शॉप है, बिजनेस है, आप उसको अगर एक्सक्लूड कराना चाहते हैं तो आप फाइनेंशियल ईयर के दौरान अगर तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में मौजूद रहे हैं, ठीक है, तो आप अपनी ये बिजनेस प्रेमिसेस को एक्सक्लूड करवा सकते हैं इस एक्सक्लूजन रीज़न के अकॉर्डिंग। इसके बाद 2024 में जो इसने प्रॉपर्टी परचेज की, एडवांस टैक्स पे किया, उसकी ये एक्सक्लूजन रीज़न है कैपिटल एसेट इन द फर्स्ट टैक्स ईयर ऑफ एक्विजिशन वेयर टैक्स अंडर सेक्शन 236 हैज़ बीन पेड। यानी कि कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जो इस साल परचेज की हो, जिसकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं, उसका 236K का अगर एडजस्टेबल टैक्स आप डिक्लेयर करते हैं तो ये एक्सक्लूजन रीज़न लेके उसको भी एक्सक्लूड करवा सकते हैं। अच्छा, ये तो एक्सक्लूजन रीजंस आपको मिल गई, प्रॉपर्टीज़ भी एक्सक्लूड हो गई। अब इसकी ये 2 प्रॉपर्टीज़ रहती थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा की थी, तो इसलिए ये एक्सक्लूड नहीं हो सकती। 2.5 करोड़ से कम की होती तो उसके लिए एक रीज़न दी गई है, वो आपको मैं दिखा देता हूँ, जो कि नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। वो ये है कि वेयर द फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल एसेट्स इन एग्रीगेट एक्सक्लूडिंग द कैपिटल एसेट्स मेंशन इन क्लॉजेस A, B, C, D, E एंड F। यानी कि वो ये कह रहा है कि ऊपर जितनी आपने एक्सक्लूजन रीजन सेलेक्ट की हैं, ठीक है, उनको छोड़ के बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, अब इनकी ये 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, इसका वो ये कह रहा है कि डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन
डज नॉट एक्सीड ₹25 मिलियन, यानी कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा की इसकी फेयर मार्केट वैल्यू अगर ना होती तो आप इन दोनों की एनी अदर रीज़न और प्लॉट नंबर 10 की एनी अदर रीज़न सेलेक्ट करके मेंशन कर सकते थे कि 2.5 करोड़ से ज़्यादा की इसकी फेयर मार्केट वैल्यू नहीं है। इसी तरह से 13 मरले की भी एनी अदर रीज़न सेलेक्ट करके बता सकते थे कि इसकी फेयर मार्केट वैल्यू 25 मिलियन से एक्सीड नहीं कर रही। और आप ये जो सब क्लॉज जी है इस पूरे को भी टाइप कर सकते हैं, ठीक है, या इसका हवाला भी दे सकते हैं और सिंपली ये भी टाइप कर सकते हैं कि फेयर मार्केट वैल्यू डज नॉट एक्सीड 25 मिलियन। तो ये जो सेकंड केस है इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको बताऊंगा इसकी 100% सारी प्रॉपर्टीज़ को एक्सक्लूड इसी तरह से करवा लिया जाता है और फिर उसके ऊपर कोई टैक्स चार्ज नहीं होता। लिहाजा आज की वीडियो में मैंने आपको ये बताया कि एक्सक्लूजन रीजंस जो सेक्शन 7E में दी गई हैं उन सारों को अगर आप सेलेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो आपके पास प्रॉपर्टीज़ बचती हैं, कोई एक्सक्लूजन रीज़न नहीं बची, तो फिर आपने ये देखना होता है कि वो जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो 2.5 करोड़ से ज़्यादा की हैं कि कम की हैं। अब जिस तरह इस केस में 2.5 करोड़ से ज़्यादा की थी तो इस पे 1% उस एक्सीड वाली प्रॉपर्टी के ऊपर 1% टैक्स चार्ज हो गया। 3 करोड़ 10 लाख के ऊपर 3,10,000 रुपये 1% इसका टैक्स बन गया, जो कि एडवांस एडजस्टेबल टैक्सेस से भी एडजस्ट करा सकता है और एडमिटेड टैक्स अगर बनता है तो वो उसको पे कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आज ये प्रैक्टिकल वीडियो का पार्ट 1 था। इंशाल्लाह सेकंड पार्ट में आपको वो जो आपको दिखाई गई हैं एक्सक्लूजन रीजंस और हैंड वाली जो प्रॉपर्टीज़ बचती हैं उसको किस तरह से एक्सक्लूड करवाना है, तो सेकंड पार्ट में आपको दूसरे टैक्स पेयर के हवाले से एक प्रैक्टिकल वीडियो में समझाऊंगा ताकि आपको अच्छे तरीके से इस चीज़ का आइडिया हो सके। उम्मीद करता हूँ मेरी आज की वीडियो भी आप लोगों को पसंद आई होगी। मेरी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आपको बर वक्त मिलती रहे। शुक्रिया।